वेलकम। आज हम करने वाले हैं एनपीटीईएल का असाइनमेंट नंबर 6 जो कि है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है जिसका डाया दे रखा है। डाया इज 60 mm एंड वो जो टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है उसकी वैल्यू दे रखी है। इट्स ट्रांसमिटिंग अ टॉर्क ऑफ 1600 न्यूटन मीटर। ओके, देन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप इज। ओके, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितनी डेवलप होगी उसमें वो निकालना है हमें। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। टॉर्शन इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए। तो टॉर्शन इक्वेशन क्या होती है? T बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। ओके, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालनी है। टॉर्क दिया है तो ये वाला पार्ट हमारे लिए यूजफुल होगा, तो इसको लेके हम सॉल्व करेंगे। तो टी जे की वैल्यू क्या आती है सॉलिड शाफ्ट के लिए? जे इज नोन एज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसकी वैल्यू व्हाट डू से सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए कितनी आती है? पाई बाय 32 डी का पावर 4। ओके, एंड टाउ बाय आर। ओके, फॉर सो लेट मी कंप्लीट इट फर्स्ट। तो जे सॉलिड के लिए इसकी वैल्यू आती है पाई बाय 32 डी का पावर 4 एंड इसी की जगह अगर हॉलो शाफ्ट है तो इसकी क्या वैल्यू आएगी? पाई बाय 32 डी आउटर का पावर 4 माइनस डी इनर का पावर 4। ओके, क्लियर है? तो हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस। तो टी 32 बाय पाई डी का पावर 4 इंटू आर इज इक्वल टू टाउ। तो टाउ की वैल्यू क्या निकालनी है हमें? मैक्सिमम अभी ये टी तो गिवन है हमें, इतना टॉर्क ट्रांसमिट कर ही रहा है, और ये डी जो है वो डाया भी फिक्स ही है, और ये आर क्या है? आर लोकल रेडियस है। मतलब ये शाफ्ट है आपका, तो किसी भी मतलब ऐसे रेडियल लोकेशन पर आर से एक रिंग कंसिडर करते हैं तो उस रिंग का रेडियस क्या हो जाएगा? आर। मतलब आर क्या है? लोकल रेडियस है। उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? सॉलिड शाफ्ट के केस में 0 से आर के बीच में, और हॉलो शाफ्ट के केस में आर आई से आर ओ के बीच में, इनर रेडियस से आउटर रेडियस के बीच में। ठीक है, तो क्लियर है? तो क्या हो जाएगा ये? तो मैक्सिमम वैल्यू शेयर स्ट्रेस की कब आएगी? जब आर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और आर कब मैक्सिमम होगा? फेरी पर, मतलब सरकमफरेंस पर आर की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम आर की वैल्यू क्या होगी? डी बाई 2। क्लियर है ना? स्मॉल आर की वैल्यू हाफ ऑफ डायमीटर के बराबर होगी, मतलब वो जो कंप्लीट रेडियस है उसके बराबर होगी, तब टाउ मैक्सिमम होगा। तो 216 जा, तो इट्स इक्वल टू 16t बाई पाई डी क्यूब। तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू 16t बाई पाई डी क्यूब। ओके, तो ये सॉलिड शाफ्ट के केस में मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या आती है? 16t बाई पाई डी क्यूब मैक्सिमम। ठीक है, तो ये आपको आज से याद रखनी है। और टी हमें मालूम है, डी हमें मालूम है, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पे ध्यान किस चीज़ का रखना पड़ेगा आपको? यूनिट्स का। ये न्यूटन मीटर में दिया है तो आप इसको न्यूटन एमएम में कन्वर्ट कर लीजिए। 1600 इंटू 10 का पावर 3 न्यूटन एमएम। ओके, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 10 का पावर 3 एमएम। तो इसको न्यूटन एमएम में करेंगे तो न्यूमरेटर किस में आएगा? न्यूटन एमएम में, और डाया काय में है? एमएम क्यूब बाय एमएम क्यूब। तो टाउ मैक्स काय में आएगा? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, एंड न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इज मेगा पास्कल। ठीक है, तो यूनिट्स का ध्यान रखना है और ये फॉर्मूला आज से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टॉर्शन इज अप्लाइड टू अ सर्कुलर शाफ्ट इन अ ट्विस्ट ऑफ 1 डिग्री। थीटा दिया है 1 डिग्री ओवर अ लेंथ ऑफ 1 मीटर, एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो इंड्यूस हो रही है वो कितनी दी है? 120 मेगा पास्कल। ओके, एंड और क्या दिया है? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ शाफ्ट मटेरियल। जी की वैल्यू दी है 0.8 इंटू 10 का पावर 5 मेगा पास्कल। ओके, सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ शाफ्ट इन एमएम? शाफ्ट का रेडियस पूछा है, ये सारी वैल्यू देखें। तो फिर से टॉर्शन इक्वेशन की तरफ जाना पड़ेगा हमें। टी बाई जे टाउ बाय आर जी थीटा बाय एल। ओके, तो हमें क्या अननोन है? टॉर्क के बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता। ठीक है, तो ये वाला टर्म हम नहीं ले सकते हैं।
क्योंकि टॉर्क वगैरह के बारे में हमें पता नहीं है, तो हम ये दो टर्म को लेके आगे की मतलब आगे प्रोसीड करेंगे। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज गिवन 120 मेगापास्कल, रेडियस वी हैव टू कैलकुलेट 120 मेगापास्कल इज न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड जी की वैल्यू है 0.8 इंटू 10⁵ मेगापास्कल। थीटा डिग्री में है तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ओके, तो यहाँ 1 डिग्री की वैल्यू रख देंगे हम। यहाँ पर जो थीटा है वो हमेशा रेडियन में रखना है हमें, ठीक है। पाई बाय 1 ये कैसे आता है, देखिए पाई रेडियन किसके बराबर होता है 180 डिग्री के, तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा, मतलब 180 को इधर लाएंगे हम तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, टाउ बाय आर, जी थीटा, एंड व्हाट इज एल, एल इज 1 मीटर, सो 10⁻³ mm, ठीक है। तो it's 10⁻³, so it will be 100, and 100, so 120 by r is equal to 80 into pi by 18, नहीं 180, तो 8 कैंसल, 120 into 18 by pi into 8 is equal to r। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 30 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 15 ज़ा, 18 इंटू 15 करेंगे तो शायद ये आ जाएगा 270, मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, ये फॉलो करेंगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा शाफ्ट का। ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दिया था ना, तो ये आर क्या हो जाएगा, शाफ्ट का रेडियस हो जाएगा। ऊपर ही मैंने बताया आपको प्रॉब्लम में, मैक्सिमम मतलब यहाँ टाउ भी वेरिएबल है और आर भी वेरिएबल है। मतलब कैसे, जैसे देखिए ये जो शाफ्ट का सपोज आर रेडियस है कंप्लीट वाला, तो यहाँ पर टाउ होगा मैक्सिमम, और किसी आर रेडियस पर टाउ की कुछ वैल्यू होगी, मतलब सपोज से टाउ लोकल शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो जिस तरीके से मतलब आर वेरिएबल है उस तरह से टाउ वेरिएबल है, लेकिन ये टाउ बाय आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है, एक गिवन सेक्शन पे। तो यहाँ टाउ मैक्सिमम है तो आर भी हमें मैक्सिमम वाला लेना पड़ेगा। तो आर मैक्सिमम कौन सा है, फेरी फेरी वाला, ठीक है, मतलब शाफ्ट का रेडियस। तो इसलिए हमारा आर निकल गया यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। स्टील शाफ्ट दिया है ए, जिसका डाया है डी, लेंथ है एल, टॉर्क है टी, एंड अनदर शाफ्ट दिया है बी विच इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। ये स्टील है, ये एल्यूमिनियम है, इसका भी डाया है डी, लेंथ है 0.5 एल, एंड सब्जेक्टेड टू टॉर्क टी। ओके, और शियर मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज, मतलब शियर मॉड्यूलस ऑफ ए इज 2.5 टाइम्स शियर मॉड्यूलस ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब बी। ओके, एंड शियर स्ट्रेस इन द स्टील शाफ्ट, मतलब टाउ ए इज 100 मेगापास्कल गिवन है, एंड टाउ बी हमें निकालना है, ठीक है, ये पता नहीं है हमें। तो फिर से टॉर्शन इक्वेशन, तो टी बाई जे, टाउ बाय आर, जी थीटा बाय एल, ठीक है। तो ये वाला टर्म हम यूज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, जी नोन है, एल नोन है, लेकिन थीटा नोन नहीं है हमें। तो ये वाला मतलब कंप्लीटली नोन नहीं है, तो ये हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें इस पर ही रिलाई करना पड़ेगा। तो जैसे हमें पता है दोनों का डी सेम है, दोनों का जब डी सेम है तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। ऊपर फॉर्मूला बताया था मैंने, क्वेश्चन में दिया है कि दोनों का टी सेम है, टी सेम है मतलब टी बाय जे सेम है दोनों के लिए, ए के लिए भी बी के लिए भी, ठीक है। और जब मतलब दोनों का डी सेम है तो मतलब दोनों का आर भी सेम है, दोनों का आर सेम है तो, और अगर टी बाई जे सेम है तो टाउ इज इक्वल टू टी बाई जे इंटू आर। तो ये ए के लिए भी ये वाली क्वांटिटी उतनी ही है, तो बी के लिए भी उतनी ही होगी, मतलब जितनी शियर स्ट्रेस स्टील में है उतनी शियर स्ट्रेस किस में होगी, एल्यूमिनियम में। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट, इफ द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट इज डबल,
J2 is 2 times J1. Polar moment of inertia is doubled. L1 is equal to L2. Keeping the length same, the torque required to produce the same angle of twist is. तो θ1 is equal to θ2. मतलब T2 की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ T1. What will be the T2 in terms of T1? ठीक है, अगर ये सारी कंडीशन है, अगर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो गया, लेंथ सेम रखी है हमने, थीटा सेम रखा है और शाफ्ट भी सेम है, तो G1 इज इक्वल टू G2 हो गया. तो टॉर्शन इक्वेशन पे आते हैं, T बाई जे टू जी थीटा बाई एल. ओके, तो जी दोनों के लिए जी दोनों कंडीशन में सेम है, निकाल ही लेते हैं हम. T1 बाई J1 इज इक्वल टू G1 G2 इज इक्वल टू J से θ1 θ2 इज इक्वल टू थीटा, L1 L2 इज इक्वल टू L. सेम ही है ना, तो G की वैल्यू G हो जाएगी, थीटा की वैल्यू थीटा, L की वैल्यू L. तो ये 1 के लिए आ गया. एंड देन T2 इज इक्वल टू J2 इज 2 टाइम्स J1 एंड G की वैल्यू G, थीटा की थीटा, L की L. ओके, तो दोनों का मतलब दोनों साइड को इक्वेट कर लेंगे, दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को. तो क्या आ जाएगा, T1 बाई J1 इज इक्वल टू T2 बाई 2 J1. तो T2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स T1, तो डबल ऑफ ओरिजिनल वैल्यू. ठीक है, समझ में आया ना आपको? टॉर्शन इक्वेशन लगाना था, वैल्यू रखने थे, जो कंडीशंस दी थी वो रखनी थी और आंसर आ जाता आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम. एक सॉलिड शाफ्ट है जिसका डाया है D, कैरीज अ ट्विस्टिंग मोमेंट दैट डेवलप मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ. टाउ मैक्स की वैल्यू क्या आ रही है इसमें, टाउ. ओके, सो इफ अ शाफ्ट इज रिप्लेस बाय हॉलो वन, हॉलो से रिप्लेस कर दिया, तो जिसका आउटर डाया है D और इनर डाया है D बाई 2. ओके, देन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगी उसकी, टाउ मैक्स इन केस ऑफ हॉलो विल बी वॉट, वो निकालना है हमें. ठीक है, तो सॉलिड के लिए हमें पता था टाउ मैक्स इज इक्वल टू 16T बाई पाई डी क्यू. ऊपर निकाला है हमने, जहाँ D की वैल्यू आउटर डायमीटर के बराबर हो जाती है, ये हमें पता है. सिमिलरली हम टॉर्शन इक्वेशन सॉल्व करेंगे, जैसे T बाई जे इज इक्वल टू टाउ मैक्स बाय आउटर डायमीटर, मतलब यहाँ रेडियस रहता ना टाउ बाय आर, तो आर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे D बाई 2. मतलब क्यों, क्योंकि आउटर डायमीटर क्या है D, तो रेडियस की वैल्यू क्या आएगी D बाई 2. और हॉलो के केस में J की वैल्यू मैंने ऊपर बताई थी आपको, पाई बाई 32, D आउटर का पावर 4 मीन्स D का पावर 4 माइनस D इनर का पावर 4 मतलब D बाई 2 का पावर 4. ओके, तो इसी तरह से मतलब ये टाउ मैक्स की वैल्यू क्या है, टाउ के बराबर है, तो टाउ इज इक्वल टू 16T बाई पाई डी क्यू. ये हो गया सॉलिड के लिए. अब हॉलो के लिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे J की वैल्यू रखेंगे इस इक्वेशन में, तो टाउ हॉलो की वैल्यू क्या आ जाएगी मैक्सिमम की, 16T ऐसा नहीं करते हैं, एक मिनट वैल्यू पुट करके ही देखते हैं. ठीक है, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए. वन मिनट, लेट मी इरेज इट. तो J विल बी पाई बाई 32, DO का पावर 4 इज D का पावर 4, DI का पावर 4 इज D बाई 2 का पावर 4. सो पाई बाई 32, D का पावर 4 माइनस D का पावर 4 बाय 16 इज पाई बाई 32 इंटू 15 बाय 16 D का पावर 4. ओके, सो इट इज फॉर J hollow. So J hollow will be equal to पाई बाई 32, 15 बाई 16 D का पावर 4. सो टाउ हॉलो विल बी D बाई 2 इंटू T बाई J की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर 15 बाई 16 D का पावर 4. ओके,
तो ये ऊपर जाएगी तो 2 16 जा 16 इंटू 16 इज 16 का होल स्क्वायर बाय 15 डी पाई डी क्यूब. ओके, दिस इज टाउ हॉलो के लिए. तो ये टाउ हॉलो की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ टी एंड डी. ये टाउ सॉलिड की वैल्यू थी. ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 को हम डिवाइड कर लेंगे तो जो आंसर दिया है ए वो आ जाएगा. ठीक है, हम आ गए ना फाइनल आंसर तक. इन दोनों को डिवाइड करना है, बस डिवाइड करके देख लेना, ये ऐसा आ जाएगा आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम. A solid circular shaft of length is 4 meter and transmit power is given. How much power it's transmitting? 3500 kilowatt at what RPM? It's transmitting at 200 RPM. And if permissible shear stress is 50 megapascal, calculate the radius of shaft. Okay. तो क्या दिया है हमें? पावर दिया है और आरपीएम दिया है. तो हमें पता है पावर क्या होता है, टी इंटू ओमेगा, मतलब टॉर्क इंटू ओमेगा. ओके, तो टी इंटू ओमेगा इज 2 पाई एन बाय 60. इफ एन इज इन आरपीएम देन ओमेगा इज गिवन बाय 2 पाई एन बाय 60. ठीक है, तो पावर इससे टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 60 पी बाय 2 पाई एन. ठीक है, तो पी हमारा किलोवाट में है, हम उसको वाट में रखेंगे तो टॉर्क किस में आ जाएगा, न्यूटन मीटर में. ठीक है ना. कैसे आएगा, अगर डाउट हो रहा होगा तो बता दो. पावर हमारा किस में आ जाएगा, वॉट. वॉट मतलब जूल सेकंड, जूल पर सेकंड. ओके, जूल पर सेकंड एंड जूल इज न्यूटन मीटर पर सेकंड एंड एन इज इन आरपीएम. सो आरपीएम इज पर. तो ये 2 पाई एन बाय 60 करने के बाद ये भी पर सेकंड में आ गया, इसकी यूनिट भी टाइम वाली यूनिट. तो इट्स ऑल्सो 1 बाय सेकंड. सो ये दोनों कैंसिल हो गए तो न्यूटन मीटर में आंसर आ जाएगा. न्यूटन मीटर में आएगा टॉर्क. मिनट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा टॉर्क आ जाएगा. ठीक है, तो टॉर्क आ गया हमारा. और ये सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है. परमिसिबल शियर स्ट्रेस दी है, मतलब मैक्सिमम दी है. ठीक है, जो भी परमिसिबल दी है उसको मतलब देखिए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू परमिसिबल शियर स्ट्रेस. तो मैक्सिमम क्या होती है, 16 टी बाय पाई डी क्यूब मस्ट बी लेस देन टाउ कैप. तो 16 टी बाय पाई इंटू टाउ कैप मस्ट बी लेस देन डी क्यूब. फॉर मतलब बाउंड्री पे अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब क्रिटिकल के लिए कि मतलब जस्ट रीच हुआ है मैक्सिमम वाली कंडीशन, तो 16 टी बाय पाई इंटू टाउ कैप इज इक्वल टू डी क्यूब. ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको डी की वैल्यू मिल जाएंगी. डी को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा. तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर इट. तो यहाँ पर आपको यूनिट का ध्यान रखना है, ये वॉट में रखना है आपको पावर को. ठीक है, एन को आरपीएम में ही रखना है, बिकॉज हमने ये 2 पाई एन बाय ये जो 60 लिया है फैक्टर, वो ओमेगा अपने आप रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो चुका है. तो हमें इसको मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो फैक्टर लिया है उससे कन्वर्ट हो चुका है वो. ठीक है, तो पावर को हमें लेना है वॉट में, तो किलो मतलब 3/00 इंटू 10 का पावर 3 वैट. ओके, इसको लेना है आरपीएम में, तो टॉर्क आ जाएगा न्यूटन मीटर में. देन ये वैल्यू कैलकुलेट करते समय टॉर्क क्या लेना है हमें, न्यूटन एमएम में. ठीक है, क्योंकि ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में होगा और जो डाया आएगा वो हमारा एमएम में आएगा. और डाया को 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा. बी इज द करेक्ट आंसर फॉर इट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. डायमीटर ऑफ शाफ्ट इज इंक्रीज्ड फ्रॉम, इनिशियली डाया जो था वो था 30 mm एंड फाइनली जो डाया हो गया वो हो गया 60 mm. सो ऑल द अदर कंडीशंस रिमेन अनचेंज, बाकी सब सेम है. सो हाउ मेनी टाइम्स द इट्स टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड. ठीक है, वो पूछा है हमें. तो टाउ क्या मतलब टाउ की वैल्यू कितनी आती है, टाउ मैक्स ले लीजिए, तो 16 टी बाय पाई डी क्यूब फॉर सॉलिड शाफ्ट. ठीक है, सॉलिड शाफ्ट ही बोला है उन्होंने. तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मतलब ये भी सेम ही होगा, बाकी सारी कंडीशन सेम बोली है. तो टॉर्क मतलब अगर डाया वेरी कर रहे हैं
प्रोवाइडेड कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, या तो लोकल भी ले सकते थे लेकिन मैक्सिमम लेके करेंगे तो ज़्यादा आसान जाएगा। तो अगर इस कंडीशन के लिए व्हाट वी से मतलब टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी पर क्या फर्क पड़ रहा है वो पूछ रहे हैं। तो सपोज फॉर फर्स्ट कंडीशन इट इज T1 16 T1 by pi D1 cube and for second condition 16 T2 by pi D2 cube. Why? Because दोनों केस में टाउ मैक्स सेम ही है, ऑल अदर कंडीशन रिमेनिंग अनचेंज बोला है उन्होंने, ठीक है। तो T1 by D1 क्यूब, T2 by D2 क्यूब, सो T2 by T1 is equal to D2 by D1 क्यूब, 3 2 6, 2 क्यूब 8, सो 8 टाइम्स बढ़ेगी टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्कुलर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट रिजल्ट इन अ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स दिया है 40 मेगापास्कल, देन मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इन अ मटेरियल इज, तो टाउ मैक्स पता है हमें, मतलब देखिए कोई एक शाफ्ट है, वहाँ पर टॉर्क लग रहा है, ठीक है, ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है कुछ इस तरीके से, सेट टी, तो उसके सरफेस पे कोई हम एक एलिमेंट लेते हैं टाउ 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 टाउ, ठीक है। तो उसके सरफेस पे जो एक एलिमेंट है मतलब उस पर प्लेन स्ट्रेस एक्ट कर रही है, और वो कौन सी कंडीशन है, प्योर शियर की, मतलब सिर्फ शियर स्ट्रेस एक्ट कर रही है। तो टाउ एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाउ, ओके, एंड सिग्मा एक्स इज 0, सिग्मा वाई इज 0, वाई, बिकॉज इट इज अ स्टेट ऑफ प्योर शियर। सो व्हाट आर दे आस्किंग, दे आर आस्किंग फॉर मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। सो हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस और माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। So here sigma terms are, all sigma terms are 0. So under root of tau xy square will remain. So it's plus minus tau. So it's plus minus 40. Okay. तो मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, डायरेक्शन अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही आएगा। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अगर 40 है तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस भी क्या होगी, 40। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राउंड शाफ्ट ऑफ डाया डी लेंथ एल फिक्स्ड एट बोथ एंड ए एंड बी, इट्स ए से एंड दिस इज एंड बी, एंड a twisting moment is applied at a point C. Suppose this is C. At this point twisting moment is applied, say like this T. Okay. So which is at a distance, ये L/4 पे है तो ये 3L/4 पे होगा, L/4 from A बोला है, ठीक है। So torsional stress in the part AC and CB will be, तो AC और CB में जो टॉर्शनल स्ट्रेसेस होंगी वो कितनी होंगी वो पूछ रहे हैं। तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हमने एक्सियल लोडिंग के लिए किया था, हम जो टॉर्शनल स्ट्रेस है सपोज हम इधर से देख रहे हैं, तो ये अगर हम राइट हैंड रूल यूज करें, राइट हैंड थंब रूल, तो इस पॉइंट पर इस अगर हम सेक्शन लेंगे सी पर, तो हमारा ट्विस्टिंग मूवमेंट कुछ इस तरीके से दिखेगा हमें टी, ओके। राइट हैंड फिंगर्स को अगर हम, हाँ ये देखिए, अगर हम ट्विस्टिंग मूवमेंट के डायरेक्शन में कर्ल कर रहे हैं जो, तो जो ये थंब होगा, 1 मिनट, हाँ, तो अगर हम राइट हैंड फिंगर को ऐसे कर्ल कर रहे हैं, जो ये थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा उस डायरेक्शन में ट्विस्टिंग मूवमेंट होगा, ओके। तो राइट हैंड थंब से हमें मिलता है ट्विस्टिंग मूवमेंट, तो ये डायरेक्शन होगी ट्विस्टिंग मूवमेंट की, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम रेजिस्टिंग ट्विस्टिंग मूवमेंट मानते हैं थोड़ी देर के लिए। सो ये टी ए सी हो गया, एंड बिल्कुल इसके अपोजिट हो गया टी बी सी। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे तो क्या आएगा वहाँ से, टी ए सी प्लस टी बी सी इज इक्वल टू टी, दिस इज
इक्वेशन 1। और ट्विस्टिंग मूवमेंट को अगर वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे डबल एरो से करते हैं, ठीक है। आज से क्लियर रखिए अपने माइंड में। तो हमें टी ए सी और टी बी सी निकालना है। तो ये तो हो गया इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्वेशन एक ही है और अननोन है 2, तो ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं। तो इक्विलिब्रियम हो गया ख़त्म। तो क्या करेंगे अभी, कंपैटिबिलिटी। तो कंपैटिबिलिटी क्या हो जाएगा कि जो थीटा ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज 0। इसका क्या मतलब है, मतलब जो नेट एंगुलर डिफॉर्मेशन होगा पॉइंट बी पर ए के रेस्पेक्ट में वो 0 होगा, ठीक है। बिकॉज ये शाफ्ट क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक मिनट मुझे इरेज करने दीजिए। लेंथ आप ध्यान में रखिए कि क्या है, और इधर साइड से हम देख रहे हैं, इधर से देखते तो कुछ और सीन होता है। तो थीटा बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज 0, सो थीटा ए सी प्लस थीटा सी बी इज 0, ठीक है। तो किसी एक टॉर्क को मतलब सपोज अगर टॉर्क अगर हम इस साइड से देख रहे हैं जैसे मैंने ये दिखाया है, और टॉर्क अगर क्रॉस सेक्शन के अंदर जा रहा है, ठीक है ना, मतलब वो ए पर जो सेक्शन है वहां पर अंदर जा रहा है, वो अंदर की तरफ जा रहा है, तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। और जैसे सी पर सेक्शन है वहां पर बाहर की तरफ आ रहा है, तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। सो गोइंग इनटू द सेक्शन is taken as negative and coming out of the section looking from that end it is taken as positive, okay। तो TAC वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं टॉर्शन इक्वेशन से, कुछ इस तरीके से देखिए, T बाई जे इज जी थीटा बाई एल, सो थीटा इज इक्वल टू टी एल बाई जी जे। क्लियर है, क्लियर है ना कैसा आया। तो थीटा ए सी विल बी इक्वल टू टी टॉर्क इन ए सी एंड व्हाट इज एल, एल इज एल बाय 4 एंड जी इज सेम, जे इज सेम, ठीक है। प्लस ये नेगेटिव लेना था हमें। और सी बी सेक्शन पर कितना ट्विस्टिंग मोमेंट एक्ट करेगा, इधर साइड से देखेंगे तो बी सी एक्ट करेगा, और वही बी सी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी विल बी इक्वल टू टी माइनस टी ए सी, ठीक है ना। ये वाले इक्वेशन से देखेंगे हम, तो वन इक्वेशन से, या तो ऐसे आइदर साइड से भी देखेंगे तो समझ में आता है हमें। ये टी पॉजिटिव एक्ट कर रहा है, टी ए सी नेगेटिव एक्ट कर रहा है, तो नेट कितना होगा, टी माइनस टी ए सी। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि लोड कैसे कैलकुलेट करना है। तो टी माइनस टी ए सी, व्हाट इज रिमेनिंग लेंथ इज 3l/4 एंड जी इज सेम, जे इज सेम, so it is equal to 0 from this equation. It is compatibility, this is compatibility. So numerator what is say, this is denominator same है, और L को मतलब L G J को कॉमन निकाल के राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस टी, लेट मी इरेज इट, तो ये ज़्यादा कंजेस्टेड हो रहा है। ठीक है, तो माइनस टी ए सी बाई 4 के एल जी जे को कॉमन ले लिया हमने, प्लस 3t/4 माइनस 3t/AC बाई 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3t/4 इज इक्वल टू TAC, ओके। तो TAC की वैल्यू आ गई 3t/4, तो TBC की वैल्यू क्या आ जाएगी, t/4, इक्वेशन 1 से। और टॉर्सनल स्ट्रेस इन पार्ट AC एंड CB विल बी, तो TAC बाई TBC कितना आ जाएगा, इन द रेशियो 3:1, ठीक है ना। AC बाई BC का रेशियो लेंगे तो 3/1 आ जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट, पावर P, N RPM, N is RPM and its diameter is proportional to, ओके। तो ये क्या है क्वेश्चन, तो एक सॉलिड शाफ्ट के लिए हमें पता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है, 16t/πd3, ओके। एंड पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा,
and omega is equal to 2 pi n by 60. Okay, so torque is equal to p by n into some constant है. ये जो सारा है 260 2 by ये सब constant है ना, तो p by n into some constant, ये t की वैल्यू आ गई. तो d cube will be equal to 16 by pi into tau max and p by n into some constants है. और ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी. ठीक है ना, ये जो परमिसिबल शियर स्ट्रेस होता है ये क्या है, मटेरियल प्रॉपर्टी है, तो वो भी कांस्टेंट हो जाएगी एक गिवन मटेरियल के लिए. तो ये सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 सी पाई टाउ मैक्स, ये सब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट. तो डी क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू पी बाय एन. सो डी इज प्रोपोर्शनल टू पी बाय एन का पावर 1/3. ओके, तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर इट. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये कैसे आया. तो मैनिपुलेशन था. सॉलिड शाफ्ट के लिए टाउ मैक्स मतलब परमिसिबल शियर स्ट्रेस ऐसे निकालते हैं, पावर ऐसे कैलकुलेट करते हैं, सारे कांस्टेंट टर्म को एक साथ लाना था और फिर देखना था जो वेरिएबल है उसके टर्म में डी कैसे वैरी कर रहा है, वही हमें पूछा गया था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क दैट कैन बी अप्लाइड सेफली टू द शाफ्ट ऑफ डायमीटर 300 mm. डाया दिया है, परमिसिबल एंगल ऑफ ट्विस्ट दिया है 1.5 डिग्री एंड लेंथ इज गिवन टू अस 7.5 मीटर and permissible shear stress, shearing stress is not to exceed 40 megapascal and modulus of rigidity is 84.4 GPa. ओके, तो ये सारा कुछ दिया है और हमें क्या पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क दैट कैन बी अप्लाइड. ओके, तो टाउ मैक्स हमें पता है क्या होता है, 16t by pi d क्यूब. इट इज फॉर हॉलो शाफ्ट. ओके, तो 16t by pi d क्यूब मतलब टाउ मैक्स मस्ट बी लेस देन टाउ कैप. ठीक है, तो t मस्ट बी लेस देन टाउ कैप पाई डी क्यूब बाय 16t. तो t की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए. ये कौन से क्राइटेरिया से है, ये स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से. मतलब जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो परमिसिबल शियर स्ट्रेस से कम होनी चाहिए स्ट्रेंथ क्राइटेरिया के हिसाब से. ओके, एंड नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट होता है हमारा रिजिडिटी क्राइटेरिया. तो रिजिडिटी क्राइटेरिया के हिसाब से क्या होता है, टी बाई जे इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल. सो थीटा इज इक्वल टू टी एल बाई जी जे. ओके, सो जो थीटा है टी एल बाई जी जे दैट मस्ट बी लेस देन थीटा कैप. परमिसिबल एंगल ऑफ ट्विस्ट से कम होना चाहिए. तो टी मस्ट बी लेस देन थीटा कैप जी जे बाय एल. ओके, तो ये वाली कंडीशन कहाँ से आती है, ये आती है रिजिडिटी, ये स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से आती है और ये रिजिडिटी क्राइटेरिया से आती है. ठीक है, तो जो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया के हिसाब से टॉर्क इससे कम होना चाहिए और रिजिडिटी क्राइटेरिया के हिसाब से टॉर्क इससे कम होना चाहिए. तो जो टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, मिनिमम आउट ऑफ टी आर कॉमा टी एस, टी आर कॉमा टी एस. ओके, तो इन दोनों में से जो मिनिमम आएगी उससे कम होना चाहिए. इन्होंने यहाँ पर तो मैक्सिमम बोला है, तो हम मिनिमम क्यों ले रहे हैं, बिकॉज देखिए मैक्सिमम टॉर्क मतलब कितना टॉर्क हम अप्लाई कर सकते हैं कि मटेरियल फेल ना हो. तो अगर इन दोनों के मिनिमम देखिए, अगर सपोज कीजिए ये स्ट्रेंथ की वजह से ही फेल हो जा रहा है, मतलब ये वाला टॉर्क आ रहा है सपोज कीजिए 100 और ये आ रहा है हमारा 80. तो अगर टॉर्क की वैल्यू 80 रीच कर जा रही है तो ये रिजिडिटी वाले क्राइटेरिया के हिसाब से फेल हो गया. तो मतलब टॉर्क की वैल्यू 100 लेके कोई मतलब नहीं है ना, बिकॉज शाफ्ट ऑलरेडी फेल हो चुका है 80 पर ही. ठीक है, एक क्राइटेरिया की वजह से. तो जो मिनिमम वैल्यू होगी दोनों में से, उसमें से मिनिमम वैल्यू ही लेनी है हमें. तो वो यहाँ पर ध्यान रखना है इस बात का. ठीक है, तो ये फिट कर दीजिए अपने माइंड में. तो नेक्स्ट किस पे आते हैं हम, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर इट. दोनों में से सॉल्व कीजिए, जो मिनिमम आएगा दोनों में से वो आंसर होगा हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ABC is fixed at end A and C.
So this is A, C, and this is B. It is subjected to torque T at B. Okay, तो B पर लग रहा है हमारा टॉर्क T, और सच दैट AB और BC की लेंथ है बराबर, दैट इज इक्वल टू L, एंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ AB का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2J. तो इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं हम, लगना चाहिए कि मतलब इसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है. ये 2J है और ये J है, एंड G भी सेम है दोनों का. तो एंगल ऑफ ट्विस्ट एट पॉइंट B पर क्या एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा वो हमें पूछा है. ठीक है, तो कैसे प्रोसीड करते हैं पहले हम. इसके लिए जैसे ऊपर वाले प्रॉब्लम में किया था हमने, FBD बना के, ये T हो गया. रिएक्शन टॉर्क A पर क्या आ जाएगा, TA, और रिएक्शन टॉर्क C पर क्या आ जाएगा, सॉरी रिएक्शन टॉर्क C पर क्या आ जाएगा, TC. ओके, तो TA और TC आ गया, तो T इज इक्वल टू TA प्लस TC. ये आ गया इक्विलिब्रियम इक्वेशन से. हमें क्या करना है, जो नेट टॉर्क है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन एज्यूम करनी है. यहाँ पर सपोर्ट है इसलिए यहाँ पर रेजिस्टिंग टॉर्क आएगा TA और TC. तो ये एक इक्वेशन हो गया. तो एक इक्वेशन आ गया इक्विलिब्रियम से, और TA और TC अननोन है. हमें TA और TC क्यों निकालना है, बिकॉज पॉइंट B पर हमें एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है. तो जो व्हाट वी से, तो हमें A पर रेजिस्टिंग टॉर्क पता होना चाहिए. ठीक है, तो TA और TC निकालने के लिए हमें दूसरा इक्वेशन जो लगेगा वो क्या होगा, कंपैटिबिलिटी. तो व्हाट इज कंपैटिबिलिटी हियर, सेम लाइक अर्लियर केस, थीटा ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू A इज 0, नेट एंगल ऑफ ट्विस्ट, नेट एंगुलर डिफॉर्मेशन ऑफ पॉइंट C विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट A इज 0. सो थीटा AB प्लस थीटा BC इज इक्वल टू 0. सो थीटा AB इज TAB, दैट इज TA. साइन इज नेगेटिव, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से सेक्शन के अंदर जा रहा है इसलिए नेगेटिव, और लेंथ इज L, G, एंड EL बाई GJ, J इज 2J, प्लस BC में क्या आ जाएगा, T माइनस TA, लेंथ इज L, ये G, और दिस इज J, दैट इज इक्वल टू 0. सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस TA बाई 2 प्लस T माइनस TA इज इक्वल टू 0. सो TA इज 2 1 2, 3 बाई 2 TA इज इक्वल टू T. सो TA इज इक्वल टू 2/3 ऑफ T. ओके, तो TA की वैल्यू आ गई हमारी. तो जब TA की वैल्यू आ गई तो थीटा ऑफ पॉइंट B विद रिस्पेक्ट टू A इज TA L by G and J is 2J. So TA is 2/3 TL by 2GJ. So theta B is 2 cancel, TL by 3GJ. Okay, so this is the angular twist at point B. तो A is the correct answer for it. Next problem पे आते हैं हम. In a torsion test, specimen is hollow shaft with external diameter, outer diameter is 50 mm and inner diameter is 30 mm. So applied torque is given to us 1.6 kilonewton meter and produce an angle of twist of 0.4 degree on a length of 0.2 meter of the shaft. Okay, so determine the Poisson's ratio of the material. mu determine करना है, E हमें पता है 200 GPa. तो सिंपल है, टॉर्शन इक्वेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, T बाई J इज G थीटा बाई L. ओके, तो ठीक है, तो T हमें पता है 1.6 इंटू 10 का पावर 6 बाय किलो का 10 का पावर 3 और मीटर को mm में करने के बाद 10 का पावर 3, तो टोटल 10 का पावर 6.
एंड जे इज पाई बाय 32, डी ओ का पावर 4 दैट इज 50 का पावर 4 माइनस 30 का पावर 4, so it is t by j and g is unknown to us. थीटा इज 0.4 डिग्री, तो 0.4 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। तो 0.4 इंटू पाई बाय 180 रेडियन एंड लेंथ इज 0.2 इंटू 10 का पावर 3 mm। सो यहाँ से जी की कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये टॉर्शन इक्वेशन से जी की वैल्यू आ गई और ई की वैल्यू हमें गिवन है 200 GPa गीगा पास्कल एंड जी की वैल्यू कुछ आएगी। तो यूनिट प्रॉपरली रखेंगे हम, तो हमें रिलेशन पता है E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, ओके। तो E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू से म्यू की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज E नोन है, G नोन है, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी। यूनिट प्रॉपरली रखना है और सॉल्व बराबर करना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हॉरिजॉन्टल शाफ्ट AD, ओके, is attached to a fixed base at D and is subjected to the torque as shown in the figure। ये देखिए दो टॉर्क अप्लाई किए यहाँ पर, एक A सेक्शन पर और एक B सेक्शन पर। A hole has been drilled into portion CD, okay, of the shaft given the entire shaft is made up of steel। तो G सेम है, एक ही मटेरियल का बना है। एंगल ऑफ ट्विस्ट एट द एंड A is, ओके। तो A पर कितना एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा वो पूछा है। तो जो AB सेक्शन में है वो टॉर्क कितना होगा, मतलब थ्रू आउट AB व्हाट इज द टॉर्क, इट्स -250 न्यूटन मीटर, ओके। बिकॉज हम इधर से देख रहे हैं, ऐसा मानते हैं हम। तो सेक्शन के अंदर जा रही है हमारी थंब, तो -250 मीटर, और टॉर्क इन सेक्शन BC इज इक्वल टू आइदर साइड, मतलब इसके पिछले साइड में पूरा कितना टॉर्क था उसका अलजेब्रिक सम। सो 2000 प्लस 250 इज -2250 न्यूटन मीटर, ओके। एंड रिमेनिंग पूरे शाफ्ट में फिर मतलब बचा कौन सा सेक्शन, CD। टॉर्क इन CD इज ऑल्सो इक्वल टू -2250 न्यूटन मीटर, ठीक है ना, बिकॉज इधर और बीच में कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, तो हाँ वो कांस्टेंट रहेगा बाद में। आप ट्विस्टिंग मूवमेंट डायग्राम वगैरह बना के भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ऑब्जर्वेशन से ही पता चल जाता है। एज लॉन्ग एज पूछा नहीं है, करने की ज़रूरत नहीं है। तो व्हाट दे आर आस्किंग, एंगल ऑफ ट्विस्ट एट एंड A, सो थीटा एट A विथ रिस्पेक्ट टू D इज दे आर आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट। सो थीटा AB प्लस थीटा BC प्लस थीटा CD, ओके, is equal to theta A with respect to D. So TAB, LAB, G is same, JAB plus TBC, LBC, G, JBC plus TCD, LCD, G, J of CD। तो TAB हमें पता है, LAB भी मालूम है, 0.4 मीटर mm में रखेंगे सारे यूनिट कंसिस्टेंट रखने के लिए। J की वैल्यू यहाँ पर डाया के आ जाएगा 30, तो J इज पाई बाय 32, 30 का पावर 4, ओके। JAB की वैल्यू, तो थीटा AB पता चल गया, TBC पता है, LBC पता है, G मालूम है, तो JBC की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय 32 और व्हाट इज दिस 60 का पावर 4, ओके। तो JBC भी पता चल गया एंड TCD मालूम है, LCD 0.6 मीटर है, G पता है, JCD की वैल्यू भी आ जाएगी, ये हॉलो शाफ्ट है, ठीक है। तो पाई बाय 32 व्हाट इज इट्स आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर इज 60 का पावर 4 एंड इनर डायमीटर इज 44 का पावर 4, ओके। तो आफ्टर सॉल्विंग इट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ CD सेक्शन। तो ये टर्म पता चल गया, ये टर्म पता चल गया, ये टर्म पता चल गया, तो हमें एंगल ऑफ ट्विस्ट मिल जाएगा थीटा AD। ये जो हमें वैल्यू मिलेगी वो क्या में मिलेगी, थीटा AD इस इक्वेशन में, वो मिलेगी हमें रेडियन में, ठीक है। तो किसी मतलब डिग्री, एक मिनट, तो डिग्री टू रेडियन करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो रेडियन से डिग्री में करने के लिए हम क्या करेंगे,
180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें याद में रखनी है आपको। ये बेसिक यूनिटरी मेथड से आता है, एप्टीट्यूड में करके देख लेना, आ जाएगा। तो फाइनली जब हमारा आंसर रेडियन में आएगा तो हम उसको 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिग्री में आ जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइनल क्वेश्चन पे। सो व्हाट इज गिवन टू अस? A steel shaft and an aluminium tube. So inside is a steel shaft and surrounding it is a aluminium tube are connected to a fixed support. ठीक है, and to a rigid disc. ये जो है वो rigid disc है और fixed support तो आपको दिख ही रहा है, ये है। Determine the maximum torque that can be applied to the disc safely. मतलब इस एंड पर, ये डिस्क पर कितना टॉर्क अप्लाई कर सकते हैं हम सेफली, अगर अलाउेबल शियर स्ट्रेस जो है वो 120 मेगापास्कल स्टील में और 70 मेगापास्कल एल्यूमिनियम में। सो परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन स्टील इज 120 MPa एंड परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम इज 70 MPa। ओके, ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ स्टील इज 77 GPa एंड एल्यूमिनियम इज 27 GPa। ओके, तो यहाँ पर भी हमें पहले इक्विलिब्रियम लगाना है, फिर कंपैटिबिलिटी। तो क्या होगा वो समझते हैं। ये जो टॉर्क लगा रहे हैं हम रिजिड वाला, रिजिड प्लेट पर, वो क्या करेगा, कुछ टॉर्क स्टील रेजिस्ट करेगा और कुछ टॉर्क एल्यूमिनियम रेजिस्ट करेगा। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या आएगा? द टॉर्क विच इज अप्लाइड इज रेजिस्टेड बाय सम पार्ट इज रेजिस्टेड बाय स्टील एंड सम पार्ट इज रेजिस्टेड बाय एल्यूमिनियम। ओके, सो दिस इज इक्वेशन 1, इट इज फ्रॉम इक्विलिब्रियम। एंड कंपैटिबिलिटी क्या होगा कि ये जो प्लेट है वो क्या है, रिजिड है। ठीक है, तो जब हम ट्विस्ट कर रहे हैं प्लेट को तो दोनों स्टील और एल्यूमिनियम साथ साथ में एक जैसे ट्विस्ट होंगे, मतलब दोनों का एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्योंकि ये प्लेट डिस्टॉर्ट नहीं हो सकती, वो प्लेट वैसे के वैसी रहनी चाहिए। तो जो मतलब कंपैटिबिलिटी, इस कंपैटिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो एंगुलर डिफॉर्मेशन होंगे दोनों में वो सेम होंगे। तो थीटा स्टील इज इक्वल टू थीटा एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। तो दैट इज TS L इज सेम, फिर भी एक बार लिखते हैं, GS JS and TAL LAL GAL and JAL। ओके, तो लेंथ सेम है, तो TS इज इक्वल टू GS JS GA JA इंटू TA। ये सेकंड इक्वेशन आ गया कंपैटिबिलिटी से। ठीक है, तो जब हम TS की वैल्यू TA में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, एक मिनट। वेट अ सेकंड। सो तो ये फिर ये सेकंड इक्वेशन हो गया। तो इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे फर्स्ट में, तो हमें TS कुछ ऐसे मिल जाएगा, GS JS अपॉन GS JS प्लस GA JA इंटू T। ओके, सो लेट्स से इट्स एज इक्वेशन 3। सिमिलरली TA हमें मिल जाएगा GA JA प्लस GS JS मल्टीप्लाइड बाई T। ओके, सो कॉल इट इक्वेशन नंबर 4। तो हमें ये मिल गया, TA और TS की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ जो टॉर्क हम रिजिड एंड पर अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टास्क बचता है
हमें दी है उन्होंने वैल्यूज टाउ एस की टाउ एल की, तो टाउ मैक्सिमम क्या आ जाएगा 16 टी एस बाय पाई, व्हाट इज दिस, डी डायमीटर ऑफ स्टील क्यूब। ओके, तो 16 टी एस बाय पाई इंटू 50 क्यूब मस्ट बी लेस देन 120 मेगा पास्कल। तो यहाँ से कुछ वैल्यू आएगी, टी एस मस्ट बी लेस देन सम वैल्यू से अल्फा। ओके, यहाँ से कुछ वैल्यू आ रही है टी एस की। सिमिलरली हम दूसरा इक्वेशन लगाएंगे, मतलब ये हॉलो शाफ्ट के लिए, जैसे ये सॉलिड स्टील शाफ्ट के लिए लगाया हमने, अब हम एल्यूमिनियम वाले के लिए लगा के देखते हैं। तो टी ए बाय पाई बाय 32, इट्स आउटर डायमीटर इज 76 का पावर 4 एंड 76 माइनस 16 इज 0, 60 और 50, इट्स 60 का पावर 4, ठीक है। एंड टी बाय जे इज टाउ मैक्स बाय आर इज 76 बाय 2। ओके, तो यहाँ से टाउ मैक्स की वैल्यू आ जाएगी किसके लिए, एल्यूमिनियम के लिए। तो इस टाउ मैक्स को हम 70 से इक्वेट करेंगे, तो इस इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगी, ये कोई काम का नहीं है अभी हमारे, मतलब परमिसिबल वैल्यू से इक्वेट करने के बाद हमें एल्यूमिनियम के लिए टी ए की कुछ वैल्यू मिलेगी, जो टी ए मस्ट बी लेस देन बीटा सम से, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया है उन्होंने, फिर मतलब ये हमने कहाँ से निकाली है, डिज़ाइन कंडीशन के लिए निकाली। मतलब उन्होंने मेंशन किया है कि अलाउेबल शियर स्ट्रेस 70 से या 120 से, मतलब 120 से स्टील के लिए एक्सीड नहीं करनी चाहिए और 70 से एल्यूमिनियम के लिए एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो जब एक्सीड नहीं करनी चाहिए तो मतलब टॉर्क की भी वैल्यू हमें कुछ लिमिट में रखनी पड़ेगी। तो वो लिमिट क्या है, अल्फा और बीटा। मतलब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी आपकी, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ आपको कि अल्फा आ रही है और बीटा आ रही है, ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है। तो फिर टी ए की वैल्यू हमें इक्वेशन 4 से पता है, ऐसी आ रही है, ठीक है। देन हमारे पास जी एल्यूमिनियम का भी नोन है, स्टील का भी नोन है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एल्यूमिनियम और स्टील दोनों का नोन है। तो ये वाला मतलब फोर्थ इक्वेशन को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, मतलब टी ए को यहाँ सब्स्टिट्यूट करने के बाद मैं पुट करके ही दिखाता हूँ आपको। तो टी ए इज जी ए जे बाय जी ए जे प्लस जी एस जे एस इंटू टी मस्ट बी लेस देन बीटा। ओके, सो टी मस्ट बी लेस देन बीटा इंटू जी ए जे प्लस जी एस जे एस अपॉन जी ए जे। ओके, तो ये जो टी की वैल्यू है वो एल्यूमिनियम वाले के हिसाब से इससे कम आनी चाहिए, और जब हम स्टील के लिए सॉल्व करेंगे तो टी मस्ट बी लेस देन अल्फा टाइम्स, सिमिलरली ये इक्वेशन में पुट करने के बाद जी एस जे एस प्लस जी ए जे अपॉन जी एस जे एस। और स्टील के हिसाब से टी की वैल्यू इससे कम आनी चाहिए। तो इसमें और इसमें दोनों में से जिसमें से टी की वैल्यू सबसे कम होगी वो वाली वैल्यू हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टी हमें इन दोनों का मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों से जो मिनिमम होगा वो। ये मिनिमम वाली बात मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में भी समझाई है बहुत अच्छे से। सो सपोज ये किसके लिए आया, एल्यूमिनियम टी एट टी, ये जाने दीजिए मिनी, मैं लिख देता हूँ नोट करके,
क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम टॉर्क दैट कैन बी अप्लाइड एट डिस्क सेफली. सो टी डिस्क 5 हो गया था, 6 7 मस्ट बी मिनिमम वैल्यू आउट ऑफ द values obtained from equation 6 and 7. So that's it for today. Thank you. कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइए, and thank you.